नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। कैबिनेट विस्तार के बाद एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का प्रभार दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया और प्रधानमंत्री खुद देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जिम्मा। अश्विनी वैष्णव, कानपुर आईटी से पढ़ाई की है अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री का जिम्मा संभालेंगे। आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव के पास होगी। फिलहाल पीयूष गोयल के पास कपड़ा मंत्रालय का जिम्मा होगा और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। ये बड़ा बदलाव, कैबिनेट की शपथ ग्रहण के बाद अब जिम्मेदारियां भी बांट दी गई हैं। विस्तार के बाद अब मंत्रालय बांट दिए गए हैं। आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है आईआईटी से पढ़े अश्विनी वैष्णव को दी गई है और रेल मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। पीएम मोदी खुद भी मंत्रालयों को संभालेंगे। दरअसल पीएम मोदी प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। अश्विनी वैष्णव नए रेल मंत्री बने और देश के पहले सहकारिता मंत्री होंगे। केंद्र में अमित शाह को प्रभार दिया गया है। तो बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। बड़ी और अहम खबर, पीएम मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। बड़ी और अहम खबर, पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री का प्रभार दिया गया और साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रालयों को बांटा गया है। दरअसल पोर्टफोलियोज अलॉट कर दिए गए हैं मंत्रियों को। सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। लगातार कयास लग रहे थे कि सिंधिया को क्या बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। फिलहाल नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अमित शाह को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार देश में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। केंद्र में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का प्रभार अमित शाह के पास रहेगा। बड़ी और अहम खबर। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। पीएम खुद देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जिम्मा। अमित शाह सहकारिता मंत्री देश के पहले और पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री अमित शाह और मोदी के खास मनसुख मंडाविया बने हैं। बड़ी और अहम खबर है, स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्ट्री का जिम्मा दिया गया। हरदीप सिंह पुरी जो पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा संभालते थे, राज्य मंत्री थे, उनको प्रमोट करके कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। और अश्विनी वैष्णव नए रेल मंत्री बने हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर। आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को दी गई है। पीएम मोदी ने मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी और अहम खबर, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं मनसुख मंडाविया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, धर्मेंद्र प्रधान के पास होगा शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा। बड़ी और अहम जानकारी, अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मंडाविया को, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय और आईटी की जिम्मेदारी दी गई। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा। हरदीप सिंह राज्यसभा सांसद है यूपी से, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है। सिंधिया के पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय होगा। आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव के पास होगी। आईआईटीएन है अश्विनी वैष्णव। और इसके अलावा अमित शाह को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ अब उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का प्रभार भी होगा, यानी कि सहकारिता मंत्री भी उनके पास रहेगा जो मंत्रालय है। पीयूष गोयल को वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्रालय मिला। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है और पेट्रोलियम मंत्रालय जो है वो हरदीप सिंह पुरी के पास आ चुका है अब। तो बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कुल 53 केंद्रीय मंत्रालय देश में है, इनमें से 30 कैबिनेट मंत्री हैं। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार किया गया। बुधवार शाम 6 बजे सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों ने शपथ ली। उस मुहूर्त में जिसमें किए सभी काम सफल होते हैं, 1.5 घंटे चले शपथ ग्रहण में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली और सबसे ज्यादा 7 उत्तर प्रदेश से मंत्री और फिर 3 गुजरात से हैं। दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। मौजूदा मंत्रियों में से 7 को प्रमोट भी किया गया है। प्रमोशन पाने वालों में से अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, जी किशन रेड्डी जैसे नाम शामिल है। हूँ
मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धंतकरण से निर्वहन करूंगा। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जी, तो आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल को मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया। एसपी सिंह बघेल की पत्नी ने इंडिया न्यूज से बातचीत में क्या कहा, ये सुनिए। अपना एसपी बघेल को इस समय मोदी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। कहने का एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है उनका, लगातार बधाइयों के तांते लगे हुए। हमारे साथ बात करने के लिए मधु बघेल जी हैं, उनकी पत्नी। आप बताइए, इस समय मोदी कैबिनेट को जगह दी जा रही, तो लगातार बधाई आपके पास आ रही होंगी। हाँ, मेरे पास सुबह से ही बधाइयाँ आ रही हैं वैसे तो, क्योंकि टीवी पे चैनल पे आना शुरू हो गया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं तो आपको भी बधाई देती हूँ कि बघेल साहब को इतना अच्छा ओहदा मिलने जा रहा है। और लगातार बघेल साहब कोरोना काल में लोगों के बीच रहे, सैनिटाइजेशन किया, तो आप मंत्री बन जाएंगे तो और ज़्यादा लोगों के बीच रहेंगे और ज़्यादा काम करेंगे। बिल्कुल, वो रुकना ही नहीं चाहते घर पे। हमारी कई बार इस बात पे भी लड़ाई होती थी। इस बार जबकि कोरोना इतना ज़बरदस्त था और मुझे जब कोरोना हुआ था वो तब भी घर पे नहीं बैठे थे। तो उनको एक जुनून कहा जाए राजनीति का, कि किसी को इंटरेस्ट होता है, इनको जुनून है राजनीति का। ये मुझे लगता है कि एक मिनट भी अब घर पे नहीं बैठने वाले, जो हमारे लिए थोड़ा बहुत टाइम था वो भी नहीं मिलने वाला है। तो बिल्कुल साफ तौर होता है कहने की जुनूनी व्यक्ति हैं एसपी सिंह बघेल, लगातार लंबा पॉलिटिकल कैरियर उनका रहा है। अब इस बार मोदी कैबिनेट में उनको जगह दी जा रही है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। जालौन से सांसद भानु प्रताप को मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, सुनिए। आज मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश को 7 मंत्री प्राप्त हुए। 7 मंत्रियों में जालौन के एक मंत्री हैं भानु प्रताप वर्मा जी को भी एक जिम्मेदारी, जो सांसद जी भानु प्रताप वर्मा जी को आज जो है एक अहम पद दिया गया है, मौका दिया गया है। इससे आपको कैसे अनुभूति हो रही है? अनुभूति तो आप देख सकते हैं कि उनकी मेहनत का, उनकी लगन, उनकी ईमानदारी और कितनी खूबियाँ गिनाएं। वर्मा जी, आपको क्या खुशी, कितनी खुशी है? जी, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से, जैसे हम लोगों को मालूम चला कि माननीय सांसद जी को मंत्री जी बना दिया गया तो हम लोग वहाँ से तुरंत ही अपने इस टूटी मोटरसाइकिल से और उनके यहाँ आए और हमारे ग्राम में बिल्कुल इतनी खुशी है कि जगह जगह पर लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, गोले चल रहे हैं। पार्टी के जो है कार्यकर्ता मौजूद हैं, ये जो वरिष्ठों में आते हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं, जो है आप जो मंत्री जी बनाए गए हैं भानु प्रताप वर्मा जी को, आपको कितनी खुशी है? क्या लगता है बुंदेलखंड का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा? की तो सीमा अपार हो गई है, हमारी ही नहीं पूरे बुंदेलखंड की। और इस खुशी का तो बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था। बुंदेलखंड बेदमा की तरह महसूस कर रहा था, कोई मंत्री नहीं था बुंदेलखंड में। आज बुंदेलखंड को राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत बड़ा सौगात दी है। के बाद आज केंद्र ने उन पर बहुत भरोसा जताया है और वो कैबिनेट में उन्हें एक मंत्री का पद दिया गया है, जिससे बुंदेलखंड वासियों की जो भी समस्या होगी और जो पिछड़ापन होगा ये दूर होगा। यहाँ के क्षेत्रवासी और जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मानना है। इंडिया न्यूज के लिए जालौन से प्रवीण द्विवेदी की रिपोर्ट। अनुप्रिया पटेल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होकर शपथ ग्रहण करते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। शपथ ग्रहण होते कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल उड़ाकर बधाई दी, पटाखे फोड़े, लड्डू बांटे और जश्न मनाया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार किया जा रहा है, जिसमें अपना दल की सांसद जो मिर्ज़ापुर की अनुप्रिया पटेल है, उनका भी शपथ ग्रहण हुआ है। उनके शपथ ग्रहण होते ही आपको दिखा दें कि यहाँ पीछे आप दिखा दें कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। पटाखे फोड़े गए, अबीर गुलाल उड़ाया गया, उसके साथ ही जो है लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं। लोगों में बहुत सारा उत्साह है। ये शपथ ग्रहण के जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ, उसके साथ ही लोगों के बीच में जो है उत्साह के पटाखे फोड़े गए। यहाँ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे किस तरीके से वो लोग सोच रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके का उनको पद मिलेगा? पद क्या मिलेगा, लेकिन इतना खुशी है, जनता को खुशी है कि जैसे हमारे मंत्री जी पहले मिर्ज़ापुर का विकास की हैं और इस प्रमोशन से वो मिर्ज़ापुर का सर्वांगीण विकास चौतरफा करेंगी, यही हम लोगों को खुशी है। आपका क्या नाम है? अशोक पटेल। अशोक, आज बड़ी उत्साह है आप लोगों के बीच में, कैसा लग रहा है फिर से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को बहुत खुशी है। हमारे देश मिर्ज़ापुर की जनता बहुत खुश है। हमारी सांसद मंत्री बनने जा रही हैं और इससे हमारे मिर्ज़ापुर जिले से लेके क्या सर्वांगीण विकास होगा और हम लोग और दुगने जोश के साथ अपना दल के कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? प्रतोष दुबे। प्रतोष जी, बताइए आज जो उत्साह है, किस तरीके का उत्साह आप लोग मना रहे हैं, क्या किया आप लोगों ने? मिर्ज़ापुर का सौभाग्य फिर से जागा है। मिर्ज़ापुर जिले का अभी तक सौभाग्य सो गया था। अब जब तक माननीय अनुप्रिया जी जिले में थी मंत्री, मिर्ज़ापुर में विकास दिखता था। जब आपका मंत्री पद हटा था तो मिर्ज़ापुर का विकास सो गया था। अभी हम लोग एकदम जोश में हैं, हमको पूरा भरोसा है कि हमारे जिले का सर्वांगीण विकास होगा। अनुप्रिया जी जिंदाबाद। आप एक महिला हैं, क्या नाम है आपका? पिंकी सिंह। पिंकी, आप महिला हैं, एक महिला को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, उत्तर प्रदेश से 7 महिलाओं को शामिल किया गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे एक महिला होने के नाते आप? कहना चाहेंगे कि सर्वांगी विकास के लिए मैडम ने जब वो केंद्रीय मंत्री थी तब भी किया है, सांसद होके भी मिर्ज़ापुर के लिए बहुत किया है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल उनको फिर से मिल रहा है, वो फिर से मिर्ज़ापुर के लिए बहुत अच्छा करेंगी, हर किसी के लिए। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरीके से आज दोबारा फिर से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, इसके पहले भी जब वो जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री थी तो उन्होंने बहुत कुछ किया था अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, और हमको उम्मीद है कि एक बार फिर वो इस संसदीय क्षेत्र के साथ ही पूरे भारत में मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो पूरे लोगों का वो विकास करेंगी। इंडिया न्यूज़ के लिए मिर्ज़ापुर से अपना दल के केंद्रीय कार्यालय से लखनऊ में सांसद कौशल किशोर के घर पर खुशी का माहौल है। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद लगातार जश्न मन रहा है। मोहनलालगंज क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर। दलित और पिछड़ों के नेता माने जाते हैं कौशल किशोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। वो 43 लोगों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से आज 7 लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। जहां राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से जो है मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद अगर किसी का नंबर है तो आज कौशल किशोर को ये स्थान दिया गया है। हम उनके आवास पर मौजूद हैं, हमारे साथ उनके बेटे हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज मंत्री जी शपथ लेंगे कौशल किशोर जी, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय नेतृत्व का, मोदी जी का, राजनाथ जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि माननीय सांसद जी को जो लगातार जनता के बीच में रहे और कार्य करते रहे, उनकी क्षमता देखकर, उनकी जो है कार्यशैली देखकर उनको आज मंत्री बनाया जा रहा है। और जिस प्रकार से सांसद रहते हुए वो क्षेत्र में लगातार रहते हैं, उसी प्रकार जो है मंत्री बनने के बाद भी क्षेत्र में विकास के कार्य करते रहेंगे। मंत्री जी कब तक उसकी वापसी करेंगे? अभी मेरी बात हुई थी आधे घंटे पहले, अभी तो कंफर्म नहीं बताया है, जहां तक कि परसों ही आना उनका होगा। जी। माता जी भी वहाँ यहाँ से निकल चुकी हैं? माता जी अभी निकली हैं, 6 बजे की फ्लाइट उनकी थी, वो निकल चुकी हैं, एयरपोर्ट पहुँच चुकी हैं। तो आपने देखा हम मंत्री जी के यहाँ पे कौशल जी के जो है आवास पे हैं, विधायिका जी भी दिल्ली पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों में खुशी का एक माहौल नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों का नामांकन होगा, 9 जुलाई को नामांकन वापसी का मौका होगा और अगले दिन 10 जुलाई को मतदान और मतगणना एक ही दिन है। प्रदेश के सभी 826 पदों पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे। चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 2 लाख खर्च कर सकते हैं। 5,000 रुपए जमानत राशि निर्धारित की गई है
उम्मीदवार अधिकतम 4 सीटों में नामांकन कर सकेंगे। मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। सहायक के लिए 48 घंटे पहले प्रार्थना पत्र देना होगा। बीजेपी ने लखनऊ समेत कई जिलों में प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों का इलाज कर उन्हें नया जीवन देने वाली डॉक्टर खुद कोरोना संक्रमण का शिकार हो गई। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही डॉक्टर के लिए योगी सरकार ने डॉक्टर को नई जिंदगी देने के लिए खजाना खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। इस कोरोना काल में न जाने कितनों ने अपनों को खोया और अभी भी इस महामारी से कई लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और इन्हीं में से एक है डॉक्टर शरदा सुमन। डॉक्टर शरदा कोरोना मरीजों का पिछले 1 साल से इलाज कर रही थी, लेकिन कोरोना ने उन्हें भी अपनी चपेट में लिया। डॉक्टर शरदा को कोरोना ने अपनी चपेट में तब लिया जब वो गर्भवती थी। कोरोना पे जंजीरों में डॉक्टर शरदा सुमन को जकड़ता ही जा रहा था। उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। 19 अप्रैल को तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और 1 मई को उन्होंने हेल्दी बेबी को जन्म दिया और इस बीच संक्रमण के चलते उनका फेफड़ा पूरी तरह से खराब हो गया। डॉक्टर्स ने लंग्स ट्रांसप्लांट की सलाह दी, लेकिन इसमें खर्चा काफी ज्यादा होने वाला था। ज्यादा मतलब करोड़ों। डॉक्टर्स परिवार के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो करोड़ों रुपए इलाज में लगा सके। तब डॉक्टर्स सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे और कोरोना योद्धा डॉक्टर शरदा सुमन के बारे में सीएम को अवगत कराया। सीएम को बताया गया कि कोरोना मरीजों का इलाज करने वाली डॉक्टर शरदा जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए चाहिए जो परिवार के पास नहीं। तो सीएम ने कहा कि इलाज कराइए और फौरन कराइए, पैसा यूपी सरकार देगी। इंडिया न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर शरदा सुमन के पति ने ये कहा है, सुनिए। बस एक उम्मीद है जो हमको मिला है यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ की सोनिया मैडम जो इतना हेल्प किए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से हमको बहुत हेल्प मिला है, उम्मीद भी मिला, यहीं से मिला है। हम आगे जाके अपनी पत्नी का जान बचाने का कोशिश करें। हमारी 8 माह की बच्ची जो घर पे है उसको अपनी माँ से मिलाने का हम लोग कोशिश कर सकें। बस यही एक उम्मीद है, वो लास्ट उम्मीद है। उसी उम्मीद पे हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए कहाँ है, क्या होता है। दिल्ली तो अभी काफ़ी दूर है। जब को कोरोना हुआ, आपकी वाइफ को जब कोरोना हुआ और कोरोना के बाद जब एक्मो पर वो पहुंच गई, तो ये पूरा जो सफ़र रहा कम वक्तों का था, लेकिन बड़ा ख़तरनाक सफ़र रहा आपके लिए। इमोशनली आप इसको कैसे याद करते हैं? अब याद करने के लिए क्या किया जाए। पिछले 2.5 महीने से जो हम लोग जिस कंडीशन से हैं वो अनएक्सप्लेनेबल है, वो तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बट ये है कि अभी यहाँ पे हैं, अभी आपसे बात कर रहे हैं, सिर्फ उस लेडी की वजह से जो आज इक्मो पे सपोर्ट पे है, जो हमको उम्मीद देती थी कि तुम टेंशन नहीं लो, इलाज कराओ, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर शरदा के लिए मसीहा बने योगी आदित्यनाथ के इस आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली। डॉक्टर शरदा सुमन का इलाज अब चेन्नई के एक बड़े अस्पताल में होगा और उम्मीद है कि डॉक्टर शरदा जल्द स्वस्थ होकर घर आएंगी, मासूम बेबी के साथ समय बिताएंगी और पहले की तरह कोरोना मरीजों का इलाज करेंगी। लेकिन डॉक्टर सोनिया का क्या कहना है, आपको यूँ सुनाते हैं। कौन सी वो डॉक्टर का ऐसा क्या हुआ और किस तरीके मदद मिली मुख्यमंत्री द्वारा? डॉक्टर शारदा सुमन यहाँ पे 3rd ईयर रेजिडेंट हैं डीएनबी की ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी में, और इनको कोविड हुआ 8 मंथ्स प्रेगनेंसी में और इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, वेंटिलेटर पे आई। जिस दिन वेंटिलेटर पे आई उसी दिन शाम को यहाँ के डॉक्टरों ने सिजेरियन करके बेबी को तो डिलीवर करा दिया और बेबी ठीक भी है बिल्कुल। बट डॉक्टर शारदा की स्थिति इम्प्रूव नहीं करी इवन वेंटिलेटर के बाद भी, तो इनको एक्मो पे लेना पड़ा। एक्मो पे डॉक्टर दास हैं इनके कंसल्टेंट इंचार्ज, इनके पास एक्सपर्टीज़ है एक्मो की। एक्मो पे लेने के बाद बहुत स्टेबलाइज कर गई हैं और हवेवर एक्मो से या वेंटिलेटर से निकल नहीं पा रही हैं और अब इनको लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत है। कोरोना मरीजों को ठीक कर घर भेजने वाली डॉक्टर शरदा सुमन पिछले 45 दिनों से एक्मो मशीन के सपोर्ट पर मौत से संघर्ष कर रही है। उनके साथ अस्पताल में उनकी नवजात बच्ची भी है।
बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर शरदा को मदद के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी सामने आया है। सूबे के मुखिया भी साथ हैं। हर कोई दवा के साथ साथ डॉक्टर शरदा के लिए दुआ भी कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर घर आएंगी। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए खुर्रम निजामी की रिपोर्ट। राम मंदिर में गुलाबी पत्थर लगाए जाएंगे और उसके लिए मिर्जापुर से गुलाबी पत्थर अयोध्या लाए गए हैं। अयोध्या के संतों ने ट्रक का स्वागत किया। मंदिर के नींव में गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल होगा। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण जोरों पर है। ये राम जन्मभूमि परिसर का रास्ता है और यहाँ से ही सारे सामान जो है वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें अंदर पहुँच रही है। ये अभी एक पत्थर की खेप आई है जो मिर्ज़ापुर से आई है। ये बलुआ पत्थर है और इन पत्थरों का इस्तेमाल जो नींव भराई हो रही है, जो नींव है उसमें रखा जाएगा, यानी उसकी मजबूती के लिए है। और जो नींव जो करीब 12 लेयर बनकर तैयार है उसके ऊपर इन पत्थरों का इस्तेमाल होगा और नींव को मजबूती दी जाएगी। ये पत्थर मिर्ज़ापुर से आ रहा है। हालांकि राजस्थान से भी पत्थरों की खेप आने वाली है जो पिंक पत्थर होगा, लेकिन ये बेहद ख़ास पत्थर है। इसकी पूजा अर्चना हुई है। मैं आगे चलकर दिखाऊंगा आपको कि कितना पत्थर आया है। और सबसे खास चीज़ ये है कि इन पत्थरों को जो यहाँ पर लाया गया है, इनको लॉर्ड्स एंड टर्बो जो कार्यदायी संस्था है उसने यहाँ मंगाया है। ट्रस्ट के लोगों ने लगातार कोशिश की है कि अयोध्या का ये जो मंदिर बन रहा है वो इतना भव्य हो, इतना सुंदर हो कि देखने वाले देखते रह जाएं। और उसकी भव्यता के साथ साथ उसकी मजबूती बेहद ख़ास होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो यही कि लोग चाहते हैं, राम भक्त चाहते हैं, ट्रस्ट चाहता है, विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि ये अयोध्या का बनने वाला भव्य राम मंदिर इतना मजबूत और टिकाऊ हो कि आंधी तूफान में भी कहीं कोई फ़र्क ना पड़े। और इसी के लिए लगातार उन सारी टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रक जो अयोध्या में जो पहुँचा हुआ है, जो इसकी खेप पहुँची है वो यही ट्रक है। और इस ट्रक से ये सारी सामान पहुँचे हैं, पत्थरों की खेप पहुँची है। ये मिर्ज़ापुर से है और हमारे साथ रमेश दास जी है जो हनुमानगढ़ी के पुजारी है। रमेश दास जी, इसका स्वागत भी हुआ है, आप लोगों ने स्वागत किया है, और इन पत्थरों का इस्तेमाल किस तरीके से होगा? अब अभी तो पहला खेप मिर्ज़ापुर से पत्थर आया है। ये मजबूती पत्थर होने के लिए टेस्टी वालों ने और राम भक्तों ने इसको चिन्हित करके मंगाया गया है। और पत्थर अंदर जाएंगे, राम मंदिर भव्य बनेगा और इसका पूजन अर्चन किया गया। इनका जो है पत्थरों का स्वागत किया गया। और मीडिया प्रभारी शरद शर्मा भी मौजूद रहे, संत महंत पूज्य राम भक्त सभी रहे। कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग अब वो जो संघर्ष था इतने सालों का, उसके बाद अब मंदिर का निर्माण हो रहा है और आप लोग अपने हाथों से आज वो कितना खूबसूरत पल था जब आप लोगों ने इन पत्थरों को जो है उनका स्वागत किया और उन पूजा अर्चना की। बहुत खुश हैं पूरे राम भक्त, करोड़ों राम भक्त खुश हैं पूरे देश के। कोई ऐसा नहीं है कि राम मंदिर ना बने। बहुत सारे भक्त, जितने भी करोड़ों भक्त जब नहीं रहते इतना राम मंदिर के लिए चंदा कहाँ से आता। इतने खुश हैं भगवान राम का भव्य मंदिर बने। भगवान राम का मंदिर के लिए लाखों आदमी ने चंदा करके इतना वो किया गया है कि भव्य मंदिर 3 तल्ला 4 जितना भी बन सके। राम भक्त पिछड़ने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर हर किसी में ये उत्साह है इस बात को लेकर और हर कोई ये चाहता है कि अयोध्या का ये मंदिर भव्य हो, सुंदर हो और इतना मजबूत हो कि आंधी तूफान में भी इस पर कोई असर ना पड़े। और इसी के लिए उन सारी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप देखिए, ये जो मार्ग देख रहे हैं ये सीधे राम जन्मभूमि परिसर के लिए जाता है। और जो बड़ी बड़ी मशीनें अंदर जा रही है, जो सामान जा रहे हैं, इसी प्रवेश द्वार से होकर जा रही है। और ये सारी जो चाहे पत्थर हो या फिर और बाकी सारी मशीनें हैं या फिर कंक्रीट, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में हो रहा है। और ये राम जन्मभूमि का परिसर है और यहीं से ये सारे सामान अंदर जा रहे हैं। और बहुत जल्द लोगों को उम्मीद है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा, क्योंकि लगातार ट्रस्ट जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से इसका पूरा योगदान रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर अयोध्यावासी गदगद हैं। और हर कोई इस बात को लेकर गदगद है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बहुत जल्द मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या।
उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग अध्यक्ष विमला बाथम ने लखनऊ के वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। कई खामियां पाई गई। इस दौरान उन्होंने इस खामियों को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और इन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे।